पेय पदार्थों की एल्यूमिनियम कैनों की चतुर डिज़ाइन। हर साल लगभग आधा ट्रिलियन ऐसी कैनें बनाई जाती हैं, यानी लगभग 15,000 कैनें प्रति सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैन की यह बेलनाकार आकृति क्यों होती है। इन्हें इस आकार में क्यों बनाया जाता है? एक इंजीनियर गोलाकार कैन बनाना पसंद करेगा क्योंकि इसमें दिए गए आयतन के लिए सबसे कम सतह क्षेत्रफल होता है और इसलिए इसमें सबसे कम सामग्री का उपयोग होता है। साथ ही इसमें कोई कोने नहीं होते, जिससे कोई कमजोर बिंदु नहीं होता। क्योंकि कैन के अंदर का दबाव दीवारों पर समान रूप से तनाव डालता है, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से बनाना आसान नहीं है और साथ ही यह मेज पर लुढ़केगी भी। सामान्यतः हम जितना संभव हो उतना अधिक पैक करते हैं और इस मामले में केवल 74% कुल आयतन ही उत्पाद द्वारा भरा जाता है। बाकी 26% एक खाली स्थान है जिसका न तो परिवहन में और न ही दुकान के शोकेस में कोई उपयोग होता है। एक इंजीनियर इस समस्या को हल कर सकता है। एक घनाभ कुबॉइड बनाकर उसे मेज पर रखा जा सकता है, लेकिन उससे पीना असुविधाजनक है और उसे पकड़ना भी मुश्किल है। इस कैन को बनाना आसान है, लेकिन इसके किनारे कमजोर बिंदु होते हैं और इसके लिए बहुत मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। इसलिए घना पैकिंग की दक्षता में गोले से बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई जगह बर्बाद नहीं होती। हालांकि इसमें उतना ही आयतन रखने के लिए कैन की दीवारें अधिक मोटी बनानी पड़ती हैं। एक कैन बनाने के लिए इंजीनियर एक सिलेंडर का उपयोग करते हैं जिसमें दोनों आकृतियों के तत्व होते हैं। ऊपर से यह एक गोले जैसा होता है और एक तरफ से यह एक घनाभ जैसा होता है। एक सिलेंडर का अधिकतम पैकिंग फैक्टर 91% होता है। यह घनाभ जितना अच्छा नहीं है, लेकिन गोले से बेहतर है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेंडरों को बहुत तेज गति से बनाया जा सकता है। कैन की शुरुआत इस डिस्क से होती है जिसे बॉडी कहा जाता है, जो लगभग 3/10 मिलीमीटर मोटी एल्यूमीनियम शीट से काटी जाती है। पहला कदम एक ड्राइंग डाई के साथ शुरू होता है, जिसमें एल्यूमीनियम बॉडी को रखा जाता है और फिर ऊपर एक होल्डिंग रिंग लगाई जाती है। आइए डाई के एक सेक्शन को देखें। एक बेलनाकार पंच बॉडी को दबाता है और प्रारूप बनाता है। इस प्रक्रिया को एम्बुटेशन कहा जाता है। यह प्रारूप लगभग 88 मिलीमीटर व्यास का होता है, जो अंतिम कैन से बड़ा है, इसलिए इसे दोबारा एम्बुटिश किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी प्रारूप से शुरू होती है और इसमें एक और बेलनाकार पंच और एक अन्य एम्बुटेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पंच प्रारूप को एम्बुटेशन डाई के माध्यम से दबाता है और इसे एक संकरे और ऊंचे प्रारूप में बदल देता है। अब इसका व्यास 65 मिलीमीटर है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त ऊंचा नहीं है। एक पंच इस प्रारूप को बॉडी मेकर की एम्बुटेशन टूलिंग के माध्यम से धकेलता है। प्रारूप का व्यास वही रहता है, लेकिन यह और ऊंचा हो जाता है और इसकी दीवारें पतली हो जाती हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को करीब से देखें तो आप शुरू में मोटी दीवार देखेंगे और खिंचाव के बाद दीवार पतली हो जाती है। खींचने की प्रक्रिया 3 चरणों में की जाती है, जिनमें से प्रत्येक से दीवारें और पतली तथा डिब्बा और ऊंचा हो जाता है। प्रारूप को खींचने के बाद निचले हिस्से का गुंबद बनाया जाता है। इसके लिए एक उभरे हुए गुंबद की टूलिंग और एक उपयुक्त अवतल खांचे वाला पंच आवश्यक होता है। जैसे ही पंच डिब्बे को गुंबद के औजार पर नीचे दबाता है, डिब्बे का आधार एक गुंबद में बदल जाता है। और यह गुंबद की वजह से ही है कि इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा कम हो जाती है। एक गुंबद एक ऐसा चाप है जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमता है। वक्रता ऊर्ध्वाधर भार को वितरित करती है, जिससे यह एक सपाट बीम की तुलना में अधिक दबाव सहन कर सकता है। गुंबद पर आप 2 बड़े नंबर देख सकते हैं। ये उभरे हुए नंबर गुंबद के औजार पर उकेरे गए होते हैं। पहला नंबर फैक्ट्री में उत्पादन लाइन को दर्शाता है और दूसरा नंबर बॉडी मेकर का नंबर होता है। बॉडी मेकर वह मशीन है जो रीड्रॉ, स्ट्रेचिंग और डोमिंग की प्रक्रियाएं करती है। ये नंबर उत्पादन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, क्योंकि एक कैन का निर्माण बहुत तेज गति से किया जाता है। ये तीनों अंतिम चरण डीप ड्रॉ, स्ट्रेचिंग और डोमिंग सभी एक ही लगातार प्रक्रिया में और केवल 1/7वें हिस्से सेकंड में पूरे हो जाते हैं। पंच अधिकतम 11 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अधिकतम 45 जी की त्वरण का अनुभव करता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, 6 महीने तक या लगभग 10 करोड़ चक्रों तक। मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने से पहले अगर आप कैन के ऊपरी हिस्से को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि किनारे लहरदार और असमान हैं। ये अनियमितताएं निर्माण के दौरान होती हैं। एक समान और सुंदर किनारा पाने के लिए ऊपर के लगभग 6 मिलीमीटर हिस्से को काट दिया जाता है। एक समान ऊपरी हिस्से के साथ अब कैन को बंद किया जा सकता है, लेकिन बंद करने से पहले इसके बाहरी हिस्से पर रंगीन डिजाइन छापा जाता है। इस उद्योग में कलात्मक शब्दावली में इसे डेकोरेशन कहा जाता है। अंदरूनी हिस्से को भी एक उपचार दिया जाता है।
एक स्प्रे की गई एपॉक्सी लेकर कैन के अंदरूनी हिस्से को एल्यूमीनियम की दीवारों से अलग करती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पेय में धातु जैसा स्वाद न आए और पेय में मौजूद अम्ल एल्यूमीनियम को घोल न दें। अगला चरण कैन के गले को बनाता है, जिसे नेकिंग कहा जाता है। यह कैन के शरीर का वह हिस्सा है जो अंदर की ओर संकरा होता है। इस नेकिंग के लिए 11 चरणों की आवश्यकता होती है। निर्माण की शुरुआत एक सीधी दीवारों वाली कैन से होती है। ऊपरी हिस्से को हल्के से अंदर की ओर मोड़ा जाता है और फिर यह प्रक्रिया कैन की दीवार पर कई बार दोहराई जाती है, जब तक कि अंतिम व्यास प्राप्त नहीं हो जाता। हर चरण में गले के आकार में बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि एक चरण और अगले चरण के बीच का अंतर मुश्किल से ही दिखाई देता है। इनमें से प्रत्येक चरण में एक आंतरिक ढाई को कैन के गले में डाला जाता है और फिर एक ढाई को बाहर से दबाया जाता है। नेकिंग का उपकरण हटा लिया जाता है और कैन अगले चरण में चली जाती है। नेकिंग को कई अलग अलग चरणों में इसलिए बनाया जाता है ताकि पतले एल्यूमीनियम में सिलवटें या झुर्रियां न पड़ें। 1960 के दशक से कैन के ढक्कनों का व्यास 6 मिलीमीटर कम हो गया है, जो पहले 60 मिलीमीटर था और अब 54 मिलीमीटर है। यह मात्रा छोटी लग सकती है, लेकिन एल्यूमीनियम कैन उद्योग हर साल 100 अरब से अधिक कैन बनाता है, इसलिए 6 मिलीमीटर की यह कमी हर साल कम से कम 9 करोड़ किलोग्राम एल्यूमीनियम बचाती है। यह मात्रा 32 मीटर के किनारे वाले ठोस एल्यूमीनियम के घन के बराबर होगी। इसकी तुलना 60 मीटर विंगस्पैन वाले 787 विमान से करें। अब जब नेकिंग बन चुकी है तो ऊपरी हिस्से में एक किनारा होता है जिसे पेस्टान कहा जाता है, जो थोड़ा चौड़ा होता है और ढक्कन को मुख्य शरीर से जोड़ने की अनुमति देता है। यह हमें डिजाइन की अगली शानदार विशेषता डबल सील की ओर ले जाता है। पुरानी स्टील की डिब्बे वेल्डेड या सिरों पर जोड़े जाते थे, जिससे अक्सर डिब्बे की सामग्री दूषित हो जाती थी। इसके विपरीत आज के डिब्बों में एक डबल सीलिंग का उपयोग किया जाता है, जो पूरी तरह से एयरटाइट होती है और बहुत तेजी से की जाती है। यह डिब्बा बीच में से काटा गया है ताकि आप डबल सील की क्रॉस सेक्शन देख सकें। इस सील को बनाने के लिए एक मशीन दो बुनियादी प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। पहली प्रक्रिया ढक्कन के किनारे को डिब्बे की रिम पर मोड़ती है और दूसरी प्रक्रिया धातु को दबाकर एक एयरटाइट सील बनाती है। हालांकि ये प्रक्रियाएं अपने आप में सरल हैं, लेकिन इनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अगर हिस्से 1 मिलीमीटर के छोटे से अंश से भी असंतुलित हो जाएं, तो डबल सीलिंग फेल हो जाती है। ढक्कन और डिब्बे के शरीर को जोड़ने के अलावा एक सीलिंग कंपाउंड यह सुनिश्चित करता है कि डबल सील से कोई गैस बाहर न निकले। कंपाउंड को तरल रूप में लगाया जाता है और फिर उसे सख्त करके एक गैस्केट बना दिया जाता है। डिब्बों को भरने के बाद ढक्कन लगाए जाते हैं, जिससे गैसें फंस जाती हैं और लगभग 30 psi या वायुमंडलीय दबाव से दोगुना दबाव बनता है। सोडा में यह दबाव कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, जबकि बिना कार्बोनेट वाली पेयों जैसे जूस में नाइट्रोजन मिलाई जाती है। तो एक पेय के डिब्बे में दबाव क्यों डाला जाता है? क्योंकि आंतरिक दबाव पतली दीवारों के बावजूद डिब्बे को मजबूत बनाता है। एक बंद और प्रेशराइज्ड डिब्बे को दबाएं, वह मुश्किल से दबता है। अब एक खाली डिब्बे को दबाएं, वह आसानी से मुड़ जाता है। डिब्बों की दीवारें बहुत पतली होती हैं, केवल 75 माइक्रोन मोटी, और वे कमजोर होती हैं। लेकिन एक सील किए गए डिब्बे का आंतरिक दबाव हर दिशा में बाहर की ओर समान रूप से धक्का देता है और इस तरह दीवार को तनाव में रखता है। यह तनाव ही मुख्य बात है। पतली दीवार दबाव में जंजीर जैसी होती है, उसमें खुद ताकत नहीं होती, लेकिन तनाव में मजबूत होती है। आंतरिक दबाव डिब्बों को इतना मजबूत बनाता है कि वे सुरक्षित एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। प्रेशराइज्ड डिब्बा आसानी से औसत वयस्क इंसान का वजन सह सकता है। यह इतना अधिक मजबूती भी जोड़ता है कि आपको किनारे के उभारों की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इस बिना आंतरिक दबाव वाले स्टील के खाने के डिब्बे में होती है। हालांकि यह 2 वायुमंडल के दबाव में प्रेशराइज्ड होती है। एक डिब्बा अपनी उपयोगी आयु के दौरान आंतरिक रूप से 4 वायुमंडल तक का दबाव झेल सकता है, क्योंकि उच्च तापमान के कारण। इसलिए डिब्बा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह 6 वायुमंडल या 90 psi तक का दबाव सह सके, इससे पहले कि उसका गुंबद या ढक्कन मुड़ जाए। डिब्बे के आखिर में एक रिंग क्यों होती है? यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल लगता है। और कैसे खोलेंगे इसे? पहले के स्टील के डिब्बों को सपाट ढक्कन कहा जाता था और इसके पीछे की वजह काफी स्पष्ट है। इन्हें खोलने के लिए एक खास ओपनर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे एक छेद पीने के लिए और एक छेद वेंटिलेशन के लिए किया जाता था। 1960 के दशक में रिंग पुल का आविष्कार हुआ ताकि ओपनर की जरूरत न पड़े। रिंग पुल इस तरह काम करता था। आप इस रिंग को उठाते हैं ताकि डिब्बे में हवा आ सके और फिर रिंग को खींचकर एक खुला हिस्सा बना देते हैं। काफी आसान था, लेकिन अब आपके पास ये डीली रिंग बच जाती थी। डिब्बों पर लिखा होता था कि कचरा न फेंकें, लेकिन दुर्भाग्यवश ये टैब्स जमीन पर फेंक दिए जाते थे, जहां इनके तेज किनारे नहाने वालों के नंगे पैरों को काट देते या वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाते थे।
तब पेय डिब्बा उद्योग ने इसका जवाब देते हुए आधुनिक रिंग पुल का आविष्कार किया। इस छोटी सी टैब में चतुर इंजीनियरिंग शामिल थी। रिंग पुल एक द्वितीय श्रेणी की लीवर के रूप में शुरू होती है। यह एक ठेले की तरह है क्योंकि रिंग पुल का सिरा टेक बिंदु होता है और रिवेट भार होता है। प्रयास सिरे पर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ है असली कमाल की बात। जैसे ही डिब्बा वेंट करता है, टैब पहली श्रेणी की लीवर में बदल जाती है, जो एक झूले की तरह होती है, जहां अब भार सिरे पर होता है और टेक बिंदु रिवेट होता है। आप साफ देख सकते हैं कि जब रिंग पुल ठेले की तरह काम करती है तो वह रिवेट को ऊपर उठाती है। असल में इस स्मार्ट डिजाइन के काम करने का एक कारण यह भी है कि डिब्बे के अंदर का दबाव रिवेट को ऊपर की ओर मजबूती देता है, जिससे वह ऊपरी हिस्से के बाहरी किनारे को तब तक दबाता है जब तक डिब्बा वेंट नहीं करता, और फिर टैब झूले की लीवर में बदल जाती है। डिब्बे के अंदर से देखने पर आप देख सकते हैं कि रिंग पुल पहली बार रिवेट के पास कैसे खुलती है। अगर आप सिर्फ रिवेट को आधार बिंदु बनाकर रिंग पुल को पहली श्रेणी की लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए डिब्बे में चिह्नित धातु के हिस्से को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करें, तो आपको डिब्बे के अंदर के दबाव से लड़ना पड़ेगा। रिंग पुल बहुत बड़ी और महंगी हो जाती। अगर आप एल्यूमीनियम डिब्बे के पूरे जीवन चक्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो रेक्सैम का यह एनिमेटेड वीडियो देखें, जिसमें डिब्बों के निर्माण और रिसाइकलिंग का वर्णन किया गया है। आजकल एक सामान्य एल्यूमीनियम डिब्बे में लगभग 70% पुनर्नवीनीकृत सामग्री होती है। इसके अलावा डिस्कवरीज हाउ इट्स मेड में निर्माण मशीनरी की बेहतरीन तस्वीरें हैं। यहाँ डिब्बा बनाने की पूरी प्रक्रिया की 2 अलग-अलग चरण दर चरण एनिमेशन दी गई हैं, और अंत में ये 2 एनिमेशन ड्राइंग और रेड्राइंग की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। पेय के लिए एल्यूमीनियम का डिब्बा इतना सर्वव्यापी है कि इसे अक्सर हम सामान्य मान लेते हैं। लेकिन अगली बार जब आप एक घूंट लें तो इस आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार को बनाने के लिए आवश्यक दशकों की कुशल डिजाइनिंग के बारे में सोचें। मैं बिल हैमैक हूँ, इंजीनियर। रेक्सहैम को विभिन्न उत्पादन चरणों में एल्यूमीनियम के डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद, और उन विशेषज्ञ इंजीनियरों का भी बहुत आभार जिन्होंने इस वीडियो के लिए विस्तृत और उपयोगी उत्तर भेजे। इस वीडियो का स्पेनिश में अनुवाद करने के लिए mundolatas.com का बहुत धन्यवाद। engineerguy.com/preview पर जाइए। आप आगामी परियोजनाएं और पर्दे के पीछे की फुटेज देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस पेय के डिब्बे के शुरुआती ड्राफ्ट का एक वीडियो देख सकते हैं और वहां पंजीकरण करके एक अग्रिम दर्शक बन सकते हैं। एक बार फिर धन्यवाद।